नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। अक्सर लोग खुली आंखों से जब सपने देखते हैं तो उनको पाना बहुत मुश्किल होता है, उनके पीछे बहुत संघर्ष होती है। और जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में जब कामयाबी मिलती है तो फिर उस कामयाबी के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं जिन्हें सुनने में भी मज़ा आता है और वो प्रेरणाएं भी देती हैं और फिर बनती हैं फिल्में। और ऐसी एक कहानी है 12th फेल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए विक्रांत मैसी, जो बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो विक्रांत, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा सा एक सेटअप आपने बनाया। टेबल है, ये भी बड़ी पुरानी सी है जी। और साथ में ये बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके पीछे रीस्टार्ट। जब आप ट्रेलर देखते हैं तो रीस्टार्ट छप जाता है आपके दिमाग में। लेकिन सबसे पहले मैं तो ये जहन में जो सवाल आता है कि विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम करना अपने आप में, ये तो है ही कि विधु एक बहुत बड़ा नाम एज ए डायरेक्टर रहे हैं और बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी हैं। तो आप स्ट्रिक्टनेस झेली या नहीं झेली, सबसे पहला सवाल। सर, मेरे रिश्ते ना, मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ। जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लोगों को लगते हैं ना, उनसे बेहतर रिश्ते होते हैं। मेरे उनसे बहुत ही मज़ेदार रिश्ते होते हैं। और सर के बारे में तो कहते हैं, जैसे आपने भी कहा, लोग कहते हैं, बट मुझे वो पता नहीं, मेरे साथ कभी वो मैंने फेस नहीं किया सर। मेरा उनसे एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। डांट पड़ती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग वो आमतौर पे झेल नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें सच सुनने की क्षमता नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं यार, बड़ा डांटते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप में सच सुनने की और चीज़ों को बेहतर करने की क्षमता है अगर आप में, तो आप उसको उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। Right. तो मेरा बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है उनके साथ। आई थिंक आई हैड सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स विद हिम, नॉट जस्ट एज ए डायरेक्टर। हिज इन्फ्लुएंस ऑन मी एज अ पर्सन हैज बीन फार ग्रेटर देन एज ए डायरेक्टर। बीइंग अ डायरेक्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जी। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जी। बहुत एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, स्टार्स। कहीं ना कहीं विधु विनोद चोपड़ा का आपके साथ काम करना आपके अपने कॉन्फिडेंस, आपके अपनी बतौर एक्टर जो जर्नी है उस पर स्टैंप लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, जिनके साथ आप, जिनको व्यक्तिगत रूप से आप जब जानने लगते हैं, और ऐसी शख्सियत, तो आपको ये अपना सौभाग्य ही लगता है। क्योंकि जीवन का इतना अनुभव है उन्हें। वो 2 bits of pearls नहीं कहते हैं, जैसे वर्ड्स ऑफ विजडम, वो मिलना, उस कमरे में बैठना जहाँ पे वो अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो सिनेमा के माध्यम से हो या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हो। आई थिंक यू आर अ वेरी लकी पर्सन टू बी प्रिवी इन दैट रूम, मेरा ये मानना है। तो बिल्कुल उनका एक स्टैंप लगना, जैसे आपने कहा, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत चूजी हैं एक्टर्स के मामले में। और वो जो स्ट्रिक्टनेस है, वो स्ट्रिक्टनेस भी मतलब तो तब आती है, वो बहुत सच्चे हैं। राइट। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं उनके ऑफिस में गया था जी एक बार, और मैं बैठा हुआ था, इंटरव्यू करने गया था उनका मैं। तो मैंने ना दीवारों पे, आपने देखा बहुत कुछ लिखा हुआ उनकी दीवारों पे, जैसे कि सबसे कोट्स हैं कि सबसे पहले सेहत, फिर फैमिली, फिर काम। वो पहली बार ये था, मैं उनके ऑफिस में जाने के बाद ना मेरी सोच बदल गई। क्योंकि मेरे लिए था अच्छा, यानी सबसे पहले काम, फिर उसके बाद आप एक ऑफिस में 2-3 घंटे रह के किसी चीज में, किसी विषय में आपकी सोच बदल गई। मैं तो 2-2.5 साल से इनके साथ हूँ। राइट। और ये उम्मीद करता हूँ ये ताउम्र रिश्ता बना रहे हैं। आई थिंक ही इज अ फोर्स ऑफ नेचर। वो एक फोर्स है। और शायद जिस तरह का सिनेमा वो बनाते हैं, वो इसी पर्सनालिटी का एक बाई प्रोडक्ट है। आपने उनके सिनेमा की बात की। उनका सिनेमा बड़ा, मुझे लगता है एक मिडवे सिनेमा है, जहाँ पे सच्चाई भी, अब ये कहानी खुद और रियल लोकेशंस पे है। लेकिन अगर आप उनकी शुरुआती फिल्में भी देखेंगे, चाहे परिंदा हो, चाहे उनमें एक ग्लॉस भी है, लेकिन उसमें एक रियलिटी भी है। उसमें स्टार भी है, लेकिन स्टार के अंदर वो इंसान भी है ना। सो वो इस फिल्म में भी, ये तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो और पहली फिल्में थी उनसे और ज्यादा रॉ है। आप क्या बोलेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि
वो एक जो जिसे कोलोकियल भाषा में, रोज़मर्रा की भाषा में कहते हैं कि बहुत ही ग्राउंडेड कहानियाँ होती हैं। वो आपको एक अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ये बड़े बड़े स्टार्स भी दिखेंगे, संजय दत्त भी दिखेंगे, आमिर खान भी दिखेंगे, लेकिन आपको एक इंसान दिखेगा उनमें। तो लार्जर देन लाइफ का और एक रॉ रियल लाइफ का एक इनक्रेडिबल मिश्रण है, और आई थिंक विच इज़ अ वेरी ऑथेंटिक विधु विनोद चोपड़ा टेम्पलेट। या और इस फिल्म में उसकी झलक हो, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद हंसे इस बात पे, तो मुझे लगता है कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना और स्टार बनना, है ना, दोनों में कहीं एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल जो है दोनों में बहुत कमाल की है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? और अगर आप कंपेयर करें अपनी इस कहानी से और दूसरा अपनी जर्नी से, तो किस तरह से आप समानताएं देखते हैं? सर, समानताएं हैं, शायद इसी वजह से इस फिल्म का हिस्सा हूँ, लेकिन कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अलग अलग होते हैं और बहुत अनफेयर होगा। मैंने हमेशा ये कहा है, जब लोगों ने मुझसे मेरे स्ट्रगल्स के बारे में बात की है, तो हाँ, मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, सक्सेसेस भी रहे हैं, लेकिन उसको कंपेयर करना बहुत अनफेयर हो जाता है। अब मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूँ तो मैं बम्बई का लड़का, ये एक फायदेमंद बात है, मतलब एक आपके जिसका अपना खुद का घर है जी। भले ही छोटा सा घर है, ज़मीन पे सोते हैं 2 लोग 4 में से, लेकिन सुबह पराठा तो मिल रहा है खाने के लिए। सही बात। और जो एक्टर ही दूसरे होते हैं, मैं अगर सिर्फ अपने फील्ड की बात करूं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज उनका संघर्ष अलग है सर। और वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और वो क्या चीज़ें दाव पे लगा के आते हैं, वो जो संघर्ष वो देखते हैं। डायलॉग भी है कि बस में और ट्रेन में भर के चले आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह, ये हम कह देते हैं आमतौर पे ना, कि भेड़ बकरी की तरह भरे हुए हैं लोग। वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या लेके आते हैं? जेब में पैसा नहीं लेके आते हैं शायद, लेकिन जज्बा ऐसा लेके आते हैं ना कि वो रातों रात जीवन बदल सकता है जिससे, और हुआ भी है। जी जी। और उनमें से एक ये कहानी है, ये कहानी है जिसके ऊपर हम 3-3.5 साल से काम कर रहे हैं सारे, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और ये आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा, इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। हाँ। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है जी। ये एक इंसान के माध्यम से हम बता रहे हैं, लेकिन ये उन लाखों करोड़ों लड़के लड़कियों की कहानी है जिन्होंने कुछ करने का सपना देखा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हार के फिर उठे, फिर चले, टूटे, रोए, लेकिन चलते रहे। ये उनकी कहानी है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कंपैरिजन इज अनफेयर, बट स्ट्रगल्स हम सबके जीवन में होते हैं, एंड आइडिया यही रहती है कि कोशिश यही रहती है कि उनसे कुछ सीखें, आगे बढ़ें और कुछ चंद चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकें। इस फिल्म से आपने क्या सीखा? जब आपने, मेरे ख्याल में नरेशन भी सुना होगा, और पढ़ने के बाद अक्सर मैंने देखा है एक्टर्स जब नरेशन सुनते हैं तो भावुक भी होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके साथ रह जाती हैं। वो क्या है? सर, ये पूरी फिल्म का अनुभव बहुत ही विविड है मेरे लिए, शायद इसलिए भी क्योंकि मैंने 2 साल इससे पहले सिर्फ एक ही फिल्म को दिए थे, वो डेथ इन द गंज थी। ये एक फिल्म है जिसको मैंने 2 साल दिए हैं, तो बिट्स एंड पीसेस में ही सही, लेकिन बहुत विविडली मुझे चीज़ें याद हैं। और कहाँ से शुरू करूँ, क्या सीखा? वो चीज़ जो आपको हिला गई हो, झकझोर गई हो, वो चीज़ जिसने आपके आंख से आंसू निकाल दिए हो? सर, ये अब जैसे इस फिल्म में एक डायलॉग है, मैं जब भी ये डायलॉग कहता था या कुछ सीन्स की तैयारी करता था, तो ये डायलॉग मैंने ना अपने मेकअप मैन में लिख के रखा था। वो ये था कि माउंट एवरेस्ट की एनालॉजी है, वो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। उसमें माउंट एवरेस्ट की एक एनालॉजी है जिसमें सर एडमंड हिलरी का जिक्र है, जो पहले थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। लेकिन इस कहानी में जो पहले इंसान थे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो चढ़े थे, उनका नाम कोई नहीं जानता। अंग्रीटा था उनका नाम, शेरपा थे वो, शेरपा अंग्रीटा थे, जो पहले इंसान थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़े थे। तो ये एनालॉजी जो है, ये कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। प्रथम को सब याद रखते हैं,
दूसरा तीसरा कौन था किसे याद है। सही बात। और वो स्ट्रगल जो है वो फिर भी उठ के चलना, रीस्टार्ट करना, ये किसी वजह से ये रीस्टार्ट हमारा एक एंथम है, वो कोई कारण है उसका। और वो यही है कि हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रीस्टार्ट करते रहते हैं और रीस्टार्ट करना ही कहीं ना कहीं जीवन है। नहीं करेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। आपने एज एन एक्टर कितनी बार रीस्टार्ट किया? सर ऑन द फेस ऑफ इट की अगर बात करें तो जब मैंने टीवी छोड़ा और सिनेमा में एक्टिंग करने की सोची तो मैंने रीस्टार्ट ही किया था। जब एक अच्छी खासी डांस एकेडमी में नौकरी थी वो छोड़ के टीवी एक्टर बनने का सपना देखा तब भी रीस्टार्ट किया था। आज भी रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं आए दिन आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारी निराशाएं आप झेलते हैं। यू नो देयर आर थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ एंड यू डोंट गेट, बट देन यू वेक अप अगेन एंड यू आर आउट देयर चेसिंग देम अगेन। तो ये रीस्टार्ट नहीं तो क्या है? आप चेज करते हैं? मुझे तो लगता नहीं, मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है। नहीं सर, मैं बहुत पैशनेट और बहुत ही फायर मेरे अंदर बहुत हाँ, वो है जी। बट मुझे लगता है कि वो नहीं है कि यू नो एक होता ना कि आप रो रहे हैं किसी चीज के लिए, आप मेहनत कर सकते हैं किसी चीज के लिए, मगर आप ये क्रिप नहीं करेंगे। एक वो कह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन जब वो चीज़ हासिल नहीं होती तो दर्द होता है। दर्द होता है और वो चुभन होती है, वो होती है जी। लेकिन उसको पाने का कौन सा रास्ता मैं अपनाता हूँ, वो तो बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन हाँ, वो रास्ता जो मैं अपनाऊंगा वो हमेशा प्रैक्टिकली होगा, बहुत ही सटीक होगा और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के होगा। चाहे वो रास्ता तय करने में मुझे डबल टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन रास्ता लूँगा वही मैं। जिस जर्नी से आप जा रहे हैं जी, कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी है, द काइंड ऑफ लव टू योर ऑडियंस, मतलब वो भी आपके हुनर को, आपके टैलेंट को, जिस तरह का अभिनय आप करते हैं और जिस तरह से फिल्म मेकर्स आपको चूज कर रहे हैं उठा के कहीं हाँ, जिस तरह से मतलब अचानक से एक, मेरे ख्याल में ऑडियंस के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होता होगा कि अरे अच्छा इस फिल्म में विवेकानंद मैसी हैं, या सो कहीं ना कहीं वो जर्नी आपको भी सरप्राइज दे रही है और आप कहीं सेटिस्फेक्शन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सेटिस्फाइड जब हो जाता है आदमी स्टेगनेंट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी हूँ सर, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कोट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं अपने जीवन से। चाहिए बहुत कुछ जी, लेकिन नहीं भी मिला तो जो है काफ़ी है, खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं है ऊपर वाले से। और कैसे होगी सर शिकायत, क्योंकि जो करना चाहा वो मौका मिला उसका। लोगों ने पहले बहुत बोल के डराया कि आउटसाइडर हो, ये है वो है, नहीं होगा, परिवारवाद चलता है यहाँ पे, लेकिन सब झूठ है। हुनर चलता है, हुनर चलता है सर, ये जीवन में चलता है। सच्चाई, हुनर, परिश्रम, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जैसे बच्चन साहब ने जो कहा था, जो इसमें भी चाहिए, वो सच है, दैट्स ट्रू, राइट। बट मुझे एक बात बताइए कि आप ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप एक सिनेमा देखते हैं जी, और वो सिनेमा आपको इंस्पायर करता है कहीं ना कहीं। और मैं पूछूं तो विक्रांत मैसी जो है वो क्यों और किस तरह इस तरह का जो अभिनय है जो आप करते हैं, कैसे करप्ट होने से बचे उस तरह के अभिनय से, जिसको कई बार हम लोग बहुत अच्छे, क्योंकि एक वक्त तक हमें भी लगता था अच्छा अभिनय क्या होता है, क्या वो होता है जिसमें आप डायलॉग बाजी करते हैं और एक अजीब एक अलग तरह का स्टाइल होता है। आपने खुद ये जो अभिनय का अंदाज चुना और क्या था, किस तरह से इंस्पायर हुई, या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, या क्योंकि वो समझ होना उस उम्र में बहुत मुश्किल है। सर थैंक यू सर, पर ये नहीं, रियली आई मीन इट, थैंक यू, बिकॉज कई बार आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या आपकी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं आपको पहले भी ये बात एग्जैक्टली मैंने नहीं बोली है, बट आपके अभिनय के अंदाज को जिस स्टाइल से आप करते हैं मैं आपको पहले भी बोला है ये बात। जी मुझे याद है, हाँ। मुझे याद है हम मिले थे गैसलाइट के दौरान, तब आपने मुझे कहा था। तो सर आइडिया ये रहती है कि ह्यूमन फैक्टर ढूंढूं मैं, क्योंकि कनेक्ट तो है सर, इंसान इतना भी बुरे हाल नहीं हो गए इंसानियत के कि एक दूसरे की पीड़ा या एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे तक ना पहुंचे। मतलब चाहे हम कितने भी बिजी क्यों ना हो गए हों जीवन में, करप्ट कितने भी क्यों ना हो गए हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन और कांटेक्ट आज भी है। वो अगर कोई गुहार लगाएगा ना तो
इंसान सुनता है और उसका दिल मचलता है सर। चाहे फिर हम बाकी चीज़ों में लड़ें एक दूसरे से, राइट। लेकिन वो गुहार पर डिपेंड करता है। तो कोशिश यही है कि ह्यूमन फैक्टर हो कहानियों में। और जिन तरह की फिल्में मैं देख के बड़ा हुआ हूँ सर, वो लगान जैसी फिल्में हैं, वो स्वदेश जैसी फिल्में हैं, वो चाहे फिर आप कमर्शियल फिल्म केथरी जी की बात कर लीजिए, कभी खुशी कभी गम की बात कर लीजिए, वो सब देख के बड़े हैं। तो वो यहाँ तब से वो सिनेमा वैसा ही सिनेमा देखा है सर। तो विश्वास है कि हाँ, मतलब अगर सिंसियरिटी से अगर आप अपनी चाहते हैं कि कोई आपकी आवाज़ सुने, तो उसको ईमानदारी से बनाएंगे और कहेंगे तो वो पहुँचेगी। वो आपको फिर वो रोटी का निवाला मिलेगा, आपको वो प्यार मिलेगा, वो कंधा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। बतौर ऑडियंस, मतलब बतौर एक्टर तो ये हो गया, लेकिन बतौर ऑडियंस भी एक इंसान का कोई ये होता है कि अरे यार ये स्टार मेरे को पसंद है, या मैं इस स्टार का स्टाइल या अभिनय भी उसमें होता है, तो वो कौन सा स्टार रहा होगा? सर एक ही थे, इरफान सर थे। तो आज भी अभी थोड़ी परसों की बात है, परसों रात को बैठ के मैं और मेरे घर वाले पीकू देख रहे थे, वो केबल पे आ रही थी, पीकू आ रही थी, पूरी फिल्म फिर से बैठ के देख ली, 25 बार देख चुके हैं हम। ये आपने बिल्कुल सही कहा, इरफान का नाम आपने सही लिया। और मेरे ख्याल में जैसा हम कह रहे थे कि आपकी फिल्म की कहानी है, उससे इंस्पायर होके बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हार मान गए होंगे ज़िंदगी में, वो फिर से कोशिश करेंगे। और चाहे वो IPS IAS की बात हो या फिल्म स्टार्स जीवन की बात हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। और मेरे ख्याल में ट्रेलर बहुत कमाल है, टीजर कमाल है, और लोगों को पसंद आ रहा है, और फिल्म भी शायद लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। जाते जाते ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो हार की बात आपने कही, हार नहीं मानूंगा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है छोटी सी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात है कि नहीं? जी जी। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप मुंबई के होने के बावजूद हार नहीं मानूंगा, हार का मतलब सबको मालूम है, रार का मतलब शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मेरे ख्याल में आपने हिंदी में भी जबरदस्त कमाल पकड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।